अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूँगा थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के बारे में। उससे पहले एक चीज़ बता दूँ, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के दो मायने होते हैं। एक जो है एवोल्यूशन इटसेल्फ, हो रहा है कि नहीं हो रहा, और ये प्रीटी मच एक्सेप्टेड है, ये तो हर कोई मानता है कि होता है एवोल्यूशन। ठीक है, जो कि चीज़ें जो है वक्त के हिसाब से, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज होती हैं। उसको बेसिकली एवोल्यूशन कहते हैं। एग्जांपल दे देता हूँ कि नॉन ये है कि 1600s में इंसानों की एवरेज हाइट जो है थोड़ी कम थी, अब जो है इंक्रीज़ हो चुकी है। सो दिस इज़ पार्ट ऑफ एवोल्यूशन। ये हर जगह नज़र आता है, जानवरों वगैरह में। इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं है। डिबेट इस बात पे है कि वो कैसे कर होती है। सबसे नॉर्मली जब एवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की बात होती है तो डार्विनियन एवोल्यूशन की बात ही होती है। अब डार्विनियन एवोल्यूशन के दो मेन पार्ट्स हैं। एक पार्ट ये है कि ट्री है, उसमें एक बेसिकली एक कोई चीज़ थी, उससे बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो निकली हैं। उनका फोर फादर एक चीज़ थी। ये एक उसका मेन पॉइंट है, जिसको ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, और मेरे ख्याल से ये चीज़ें सही नहीं हैं। और नॉर्मली और इम्प्लिकेशन इसकी ये आती है कि नेचुरल सिलेक्शन का मतलब ये है, या ट्री ऑफ लाइफ का मतलब ये है कि इंसान जो है वो बंदरों से निकले थे, जो कि डार्विन की बेसिकली मेन थ्योरी थी। और हम इंसानों का, मुसलमानों का और बाकी अक्सर रिलीजन्स, खासतौर पर अब्राहमिक रिलीजन्स का ये है कि हम लोग बंदरों से नहीं, अल्लाह ताला ने हमें उतारा है, जो कि विच कैन बी इक्वल टू एलियंस ने हमें इधर उतारा है। ठीक है, वाली थ्योरी। तो ये अपनी जगह। अब क्यों मैं इस टॉपिक को छेड़ रहा हूँ, क्योंकि पिछले दिनों ट्रेंड चल रहा था ट्विटर पे। किसी किताब में ऐसे हाईलाइट कर दिया था कि सिंध की किताब में ये लिखा हुआ है कि एवोल्यूशन जो है फॉल्स थ्योरी है, और हमारे उलेमा को ये नहीं पता कि ये जो है थ्योरी का ये मतलब नहीं होता कि थ्योरी है, इसका मतलब है कि साइंटिफिक वैलिडेशन हुई है काफ़ी हद तक, और वो आर्ग्यू नहीं कर सकते, उनके आर्ग्यूमेंट्स बहुत पुराने हैं। और मैं ये बात एडमिट करता हूँ, हमारे उलेमा का काम इन चीज़ों पे आर्ग्यूमेंट्स देना नहीं है। इनका ये भी एक काम है, बट उनका मेन काम ये है लोगों की इस्लाह करना, और उनको बेसिकली जूरिस्प्रूडेंस, लॉज वगैरह एक्सट्रापुलेट करना, ये उनका काम है। लोगों की इस्लाह करना है। बैठ के एथियस्ट से डिबेट करना जो है उनका मशगला हो सकता है। इट्स पार्ट ऑफ देयर जॉब, बट इट्स नॉट देयर मेन जॉब। इट इज़ अ साइड जॉब। अगर उनका दिल चाहे तो कर लें, यू कांट फोर्स दैम। इब्न तैमिया ने काफ़ी अच्छे अच्छे आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, ओवर टाइम आए हैं लोग जिन्होंने दिए हैं। और बट मसला ये है कि जो आजकल के साइंटिफिक कम्युनिटी है, एक तो उसके फॉलोअर्स ज़्यादा हो गए हैं, उसकी वो ज़्यादा शोर मचाते हैं। उसके अलावा जो है हमारे उलमा जो है उनको उनकी ज़बान में जवाब देना नहीं समझते। वो हमारे उलमा को हमारे जो पुराने तरीके से उनको चीज़ें समझाई गई हैं वो हैं, जबकि हमारे अपने आर्ग्यूमेंट्स जो पुराने हैं वो भी अभी तक काफ़ी हद तक वैलिड है। उसके अलावा इस्लामिकली स्पीकिंग स्पेसिफिकली, तो भाई मेरा काम ये नहीं किसी को कन्विंस करना। एथियस्ट हैं तो रहें भाई। अल्लाह ताला ने कुरान में बोला हुआ है कि मैंने चारों तरफ निशानियाँ दी हुई हैं, अकल वाले जो हैं वो समझ लेंगे। दैट्स इट। मुझे, मेरा मकसद, मेरा काम नहीं है इन लोगों को समझाना, बट मैं एज अ मुस्लिम अपने पाकिस्तानी या मुस्लिम भाइयों को, बट क्योंकि मैं प्राइमरीली उर्दू में कर रहा हूँ, और जो इन्फॉर्मेशन है मैंने अपनी ओन भी नहीं है, रिसर्च ही की है दूसरे लोगों की, बट ये बेसिकली उर्दू में मुझे नहीं कहीं मिला यूट्यूब वगैरह पे, तो फिर इसलिए मैंने बोला कि ये काविश करता हूँ उर्दू में बनाऊँ। और जबकि मैं ज़्यादा टेक्नोलॉजीज अंग्रेज़ी में इस्तेमाल करूँगा, बट उसके माजरत आप गूगल कर लेंगे उसका मतलब। ठीक है, अब हम आते हैं डार्विनिज्म की तरफ। हाँ, बीच में मैं ये बता दूँ कि भाई मैं एक तो रीड करूँगा क्योंकि मैंने पॉइंट लिखे हैं। एक टेक्निकल चीज़ है, तो इतना आसान नहीं होता सारी चीज़ें याद रखना। और जहाँ तक रिलीजन की बात है, भाई हमारा बिलीफ है। मेरा मेन आर्ग्यूमेंट ये है कि एज ए थियस्ट पर्सन जो यकीन रखता है किसी चीज़ में, ठीक है, मेरा ये यकीन है कि खुदा है, एक खुदा है, या जो भी, मैं मुसलमान हूँ। ठीक है, तो मैं मानता हूँ कि ये यकीन है। इट इज़, मेरी नज़र में इट इज़ द ट्रूथ। लेकिन ये कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है जो मैं प्रूव कर सकूँ। मेरा ख्याल से तो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, बट ये चीज़ मैं प्रूव नहीं कर सकता बियॉन्ड शैडो ऑफ द डाउट रहेगा। ठीक है, ये मेरा हाइपोथेसिस है, या जो भी आप बोल रहे हैं, ये मेरा पूरा आर्ग्यूमेंट है। और जहाँ तक, और ये जो प्रेजेंट किया जाता है एवोल्यूशन को साइंटिफिकली सो कॉल्ड, वो झूठ बोला जाता है कि उसको प्रेजेंट ऐसे किया जाता है जैसे कि ये लॉ है।
या फैक्ट है, या इसके नॉट इट कैन नॉट बी डिस्प्यूटेड, और जो डिस्प्यूट करेगा वो उल्लू है। ये बात जो है ये गलत है, और दैट इज़ द बिग प्रॉब्लम विद दिस। भाई आप, क्योंकि जो एवोल्यूशन थ्योरी में बिलीव करते हैं वो बिलीव करते हैं, इट इज़ नॉट अ फैक्ट। ठीक है, आप जो साइंटिफिकली स्पीकिंग 1+1=2 भी प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि द एग्जिस्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स इटसेल्फ इज़ बेस्ड अपॉन एक्सियम्स। ठीक है, आपने जो है काफ़ी सारे एजम्पशंस की हुई हैं, उसके बेसिस पे आपने पूरी मैथमेटिक्स अपनी बनाई हुई है, और वो काम करती है, ये नहीं कह रहा कि काम नहीं करती, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि मैथमेटिक्स एब्सोल्यूट ट्रूथ है, कि साइंटिफिकली प्रूव भी नहीं हो सकता ये बात। ठीक है, अब प्रूव होना और प्रूफ होना में फ़र्क है। प्रूव होने का मतलब है कि बियॉन्ड शेडो ऑफ द डाउट आपके पास चीज़ आ गई है, आपने इसको प्रूव कर दिया। यही होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने खैर मैं इस तरह तो कोई भी चीज़ एक्चुअली प्रूव नहीं करता, मैं कहने वाला था ये काला है, मैंने मैच शेड करोगे हो जाएगा, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग इस दुनिया में हम तो ये प्रूव नहीं कर सकते कि हम एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, एनीवे तो सबसे पहले तो इसका एक फ़िलासफ़ी ऑफ साइंस के ऊपर से आते हैं। सबसे आसान तरीका है किसी भी साइंटिस्ट को चुप कराने का, क्योंकि भाई वो रोना शुरू हो जाएंगे इस लॉजिक के ऊपर कि नहीं ये तो कोई बात नहीं होती। वो क्या है, फ़िलासफ़ी ऑफ साइंस कहती है कि कोई भी चीज़ है साइंस में वो एब्सोल्यूट नहीं है। अगर कोई नई ऑब्जर्वेशन आती है तो हम उसको कंसिडर करेंगे, और जो पुरानी जो भी थ्योरी थी उसको हम रद्द कर देंगे बेसिकली। फॉर एग्जांपल ब्लैक स्वान थ्योरी है ये, या क्या एग्जांपल दी जाती है। कुछ साइंटिस्ट ने काफ़ी ज़्यादा एरिया देखा, उसमें 500 स्वॉन्स थे। उन्होंने बोला सारी की सारी वाइट हैं यहाँ पे, जो जितनी भी स्वॉन्स हैं, यानी कि सारी स्वॉन्स जो दुनिया भर की वाइट हैं। अब अगर एक ब्लैक स्वान भी कहीं और से नज़र आती है तो उसका मतलब है कि जो उनका पुराना हाइपोथेसिस था वो रद्द हो जाता है। और इसकी हज़ारों लाखों आपको एक्सप्लेनेशन मिल सकती हैं। अभी तक मैथमेटिक्स जिस तरह मैंने बोला वो पूरी तरह सॉल्व नहीं है। यूक्लिडियन के ज़माने से अब जाके आइंस्टाइन ने जो काम किया था उस पर तब जाके इतना हुआ है कि हम लोग साइंस और मैथमेटिक्स पे बोल सकें कि हाँ भी काफ़ी अच्छा हो गया है। अभी भी न्यूटन की थ्योरीज हैं वो मैथमेटिक्स पे ही बेस्ड है। बहरहाल एक ये हो जाता है फिलोसफी ऑफ साइंस की, आप लॉजिक मार दो वो चुप हो जाएगा, जो भी इंटेलेक्चुअल बंदा होगा कहेगा हाँ भाई बात तो सही कर रहे हो, लेकिन नहीं आप आर्ग्यू नहीं कर रहे, ये वो उनकी लॉजिक कम्प्लीटली ख़त्म। डार्विन की थ्योरी जो है वो थ्योरी प्रूव हो गई जस्ट बाय फिलोसफी ऑफ साइंस के बेसिक लॉ। ठीक है, बट हम थोड़ा सा और डाइसेक्ट करते हैं डार्विनिज्म को। बेसिकली डार्विन की थ्योरी 4 चीज़ों पे मबनी है। नेचुरलिज्म जो है ये साइंटिस्ट की कहा जाता है ये नेट है कि अगर बाकी सारी चीज़ें फेल होगी नेचुरलिज्म पे आ जाएंगे। नेचुरलिज्म होता है कि आप जो वर्क ऑफ गॉड से आप कोई चीज़ नहीं एक्सप्लेन कर सकते, आपको लॉजिकल चीज़ें देनी पड़ेंगी जो कि ऑब्जर्वेबल हैं, उसी उन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए आपको एक्सप्लेनेशन देनी है, वरना हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपकी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो इन्होंने तो अपने बेसिक वही गॉड को हटा दिया। तो अब नेचुरलिज्म जो है उसको डिस्प्यूट करने के तरीके बहुत फ्रिंज हैं, इतने ज़्यादा सेंस नहीं बनाता। चलो नेचुरलिज्म को जाने देते हैं। सेकंड आती है होमोलॉजी। होमोलॉजी होती है कि जो चीज़ें सिमिलर एट्रीब्यूट्स की हों वो उनकी कॉमन एंसेस्ट्री होगी या कॉमन ओरिजिन होगा। फॉर एग्जांपल मेरा हाथ है, एक परिंदा है, बत्तख है, उसका भी पर होता है, तो हम दोनों के सिमिलरिटी आ गई कि राइट हैंड साइड पे एक चीज़ है जो यूँ बाहर निकल सकती है, तो ये कॉमन ओरिजिन हो गया। ठीक है, कि हम लोग कहीं ना कहीं से एक हमारा एंसेस्टर था, ये होमोलॉजी होती है। और होमोलॉजी के काफ़ी ज़्यादा प्रूफ दिखाए जाते हैं कि ये देखो हमारे पास ये फॉसिल आई है, ये फॉसिल आई है, ये बंदर से मिलती थी, ये थोड़ा सा चेंज हो गई, अब देखो ये थोड़ा इंसानों के करीब आ गई। इस तरह करके हमें फॉसिल्स दिखाते हैं। अब मसला होमोलॉजी के साथ ये है कि एक तो ये जो प्रूफ्स हैं दे आर नॉट सफिशेंट टू प्रूव होमोलॉजी इटसेल्फ, बिकॉज काफ़ी सारे मिसिंग लिंक्स जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है वो इसलिए की जाती है क्योंकि होमोलॉजी इटसेल्फ कैन नॉट बी प्रूवन बिकॉज लिंक्स मिसिंग हैं। उनको जो आप कह रहे हैं ना कि उनको एक वो मिली फॉसिल, फिर दूसरी मिली, फिर तीसरी मिली, इस फॉसिल से दूसरी फॉसिल पे कैसे पहुंचा ये प्रूव भी नहीं कर सकते, बीच में मिसिंग लिंक्स हैं। इसकी वजह से होमोलॉजी इटसेल्फ जो है उसके पास कंप्लीट प्रूफ्स नहीं है कि आप उसको ऊपर ना इट इज़ ऑल्सो ऑन शेकी ग्राउंड्स। और होमोलॉजी की दूसरी वो चीज़ आ जाती है कि फॉर एग्जांपल आँख है, मेरे अंदर आँख है, बत्तख के अंदर आँख है, गाय के अंदर आँख है। ठीक है, वो कहते हैं सेम एंसेस्ट्री है, लेकिन ऑक्टोपस की आँख जो है सेम एंसेस्ट्री नहीं है। क्यों? उसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है। हमारे अंदर एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, हमारी जो
नर्व्स आती हैं वो बाहर होती हैं, अंदर अंदर ही होती हैं, लेकिन जो आँख के अंदर आती हैं, ठीक है। और जो ऑक्टोपस की होती हैं वो आँख के अंदर नहीं आती, नर्व्स जो हैं वो अंदर वाले हिस्से पे ही रहती हैं। तो उसकी लॉजिक है बायोलॉजिकल, जिसकी ऐसे कहते हैं कि ऑक्टोपस की आँख जो है काम वही करती है, हर चीज़ वही है। जिस तरह होमोलॉजी में कहा जाता है हाथ है राइट हैंड से, ये वो आँख है, सब सारा वही काम करती है, बस क्योंकि उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है तो कहते हैं कि यह सेम जगह से इवॉल्व नहीं, डिफरेंट जगह से आई है। उसकी वजह से होमोलॉजी जो है, और इससे एक एग्जांपल देना, इस तरह की काफ़ी सारी एग्जांपल्स दी जाती हैं। तो फिर वो कहते हैं नहीं, कहीं पे होमोलॉजी हुई है, कहीं पे ये वाला दूसरी तरफ से आप ओरिजिन ले आए हो, बट होमोलॉजी इटसेल्फ कैन नॉट एक्सप्लेन इट प्रॉपर्ली। ये दो जो है इनकी स्ट्रॉन्ग अजम्पशंस हैं, जिनको काउंटर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ख़ासतौर पर नेचुरलिज्म को। तो वो तो है ही सिर्फ अजम्पशन, उसको कोई प्रूफ नहीं दे सकते ये लोग, ठीक है। फिर आती है ग्रेजुअलिज्म। ये जो है साइंटिस्ट ने पॉलिटिकल रीजन्स की वजह से इसके ऊपर काम करना बंद कर दिया था। ग्रेजुअलिज्म क्या होता है, एक रूल है कि जो एज्यूम्ड है कि एज टाइम गोज़ ऑन, जिस तरह टाइम बढ़ता जा रहा है, स्लो चेंजेस जो हैं आते रहते हैं इंसानों सारे जानवरों के ऊपर, ठीक है। और ये ओवर टाइम जो चेंजेस आ रहे हैं ये एवोल्यूशन है, ठीक है। अब इसका जो है मुतरादिफ एक थ्योरी आती है, ये ढूंढने में क्या नाम था उसका, पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम। पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम क्या है, वो कहता है कि कोई चेंज नहीं आता छोटे पीरियड में, ठीक है, लॉन्ग पीरियड में, जब तक कोई एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से एकदम से कोई इम्पैक्टफुल इवेंट होता है, उसके बाद फिर चेंज आता है और थोड़ा सा। तो बेसिकली जो ग्रेजुअलिज्म है वो कहता है यूं करके चेंज आ रहा है, ठीक है। ये पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम कहता है ऐसे चेंज आ रहे हैं। तो ये डिफरेंस आ जाता है दोनों के अंदर। अब मैं दोनों आपको वैसे समझाता हूँ। जिस तरह फॉर एग्जांपल टाइगर हैं, उनके ऊपर स्ट्राइप्स होते हैं। दूसरे इस तरह की जो बिल्लियाँ हैं, फॉर एग्जांपल चीता के ऊपर स्पॉट्स होते हैं, शेर के ऊपर कुछ नहीं होता, लाइंस वाइंस नहीं होती, ठीक है। अब टाइगर के ऊपर स्ट्राइप्स कब से आई? तो एक ज़माने में किसी भी टाइगर के ऊपर स्ट्राइप्स नहीं थी। एक टाइगर के ऊपर थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्राइप्स हो गए, थोड़ा पैटर्न बन जाते हैं। जिसके ऊपर ज़्यादा स्ट्राइप्स थी वो जो है आपका आप ये समझ लें, जिसके ऊपर स्ट्राइप्स थी वो क्योंकि ज़्यादा ब्लेंड नहीं कर सकते थे घास के अंदर, वो ज़्यादा शिकार कर सकता था। और जो बाकी टाइगर्स थे वो शिकार कम कर सकते थे। तो इसने ज़्यादा शिकार किया, ये ज़िंदा रहा, बाकी टाइगर जो है वो ज़िंदा ना रह सके, आहिस्ता आहिस्ता करके वो मर गए सारे के सारे। और ये जो था क्योंकि स्ट्राइप्स थी तो इसके बच्चों में भी स्ट्राइप्स आई, और आहिस्ता आहिस्ता करके सिर्फ स्ट्राइप्स वाले टाइगर ज़िंदा रह गए। इसका जो पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम वो ये कहता है कि कोई म्यूटेशन हुई थी जिसकी वजह से चंद टाइगर्स में स्ट्राइप्स आ गए थे, और फिर सेम लॉजिक प्रीटी मच अप्लाई होती है। बट म्यूटेशन और रैंडम अकरेंस ये डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि म्यूटेशन हुई थी उसकी वजह से चंद टाइगरों में स्पॉट्स आ गए थे और स्ट्राइप्स आ गए थे। उस वजह से वो स्ट्राइप्स जो हैं आपके एंसेस्टर की वजह से वो अगले बंदे में गए, नॉट रैंडमली। और वही बाकी लॉजिक है कि वो ज़्यादा सर्वाइव किए, दूसरे वाले सारे मर गए। अब ग्रेजुअलिज्म ऐसी चीज़ है जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट होती है साइंटिफिकली स्पीकिंग। आप इसके ऊपर गूगल कर लें, सिंपल वो आ जाता है। और मैं आपको रियल वर्ल्ड एक एग्जांपल देता हूँ। इकोनॉमिक्स के अंदर अच्छा खासा हमारा जो है स्टॉक एक्सचेंज चल रहा है, ठीक है। 9/11 होता है, अभी कोविड होता है, कोई न्यूज़ आती है, ये इम्पैक्टफुल चीज़ें आती हैं, उसकी वजह से मार्केट हिलती है, वरना मार्केट अपना चल रही होती है, वो हल्की बुल्की उतार चढ़ाव आता रहता है, ठीक है। चीज़ें जो हैं वो आपकी, अब मैं आ जाता हूँ नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर। नेचुरल सिलेक्शन का ये सीन है कि वो कहते हैं कि नेचर जो है वो सिलेक्ट करती है आइडियल बीइंग को अपने टाइम के हिसाब से। तो फॉर एग्जांपल अगर सर्दी थी तो जिसकी फर कोट ज़्यादा मोटी थी वो सर्वाइव कर गया, और फिर जिसकी जब गर्मी हुई तो जिसकी फर कोट पतली थी तो वो सर्वाइव कर गया। फूड गैदरिंग, ये वो सब टाइगर की एग्जांपल दी, वो फूड गैदरिंग के ऊपर था, ज़्यादातर फूड गैदरिंग के ऊपर आ जाते हैं। सर्वाइवेबिलिटी के ऊपर आते हैं कि किस तरह सर्वाइव किया। इंसानों में हम कहते हैं लंबा चौड़ा हो, मस्कुलर हो, अक्लमंद हो, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो वो वाले इंसान ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, तो उनके ज़्यादा बच्चे होते हैं, तो इस तरह की लॉजिक्स होती हैं, ठीक है। एंड इट इज़ कॉल्ड अ मैकेनिज़्म कि ये आपकी चीज़ें कैसे ट्रांसफ़र होती हैं, ये मैकेनिज़्म है ऑफ ट्रांसफ़र जीन्स वगैरह का, ठीक है।
इसके साथ मसला ये होता है, एक सेकंड अपने नोट्स निकाल लूँ। कैन गिव रैंडम म्यूटेशन एंड फिल्टरिंग पावर ऑफ द एनवायरनमेंट। अब रैंडम म्यूटेशन जो है ये होगी कि मेरा बच्चा है, फॉर एग्जांपल मेरी बीवी जो है, मैं थोड़ा स्किन ब्राउन है, मेरी बीवी गोरी है, रैंडमली है कि बच्चा गोरा होगा या वाइट होगा, या हो सकता है काला होगा, मेरे एंसेस्टर में कोई काला हो तो उसका आ जाए। तो जीन जो रैंडमली आती है, स्पेसिफिकली नहीं आती है। टाइगर की जो एग्जांपल थी उसमें यह था कि सब में पैटर्न आ गया, ज़रूरी नहीं सब में पैटर्न आए, आपके अंदर पैटर्न आपके बच्चे में पैटर्न नहीं आया, ये भी तो हो सकता है। तो एक ये हो गई चीज़, ठीक है। और दूसरी आती है फिल्टरिंग पावर। सर्दी की मैं रह रहा हूँ, मोटापा चाहिए, ऐसी जगह टाइम पे रह रहा हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा खाना है, तो मैं खा खा के मोटा हो गया हूँ। तो मेरे बच्चों में भी मेरी जीन्स अल्टर हो गई थोड़ी सी मोटापे की तरफ, मेरे बच्चे भी मोटे होंगे क्या? तो काफ़ी सारी चीज़ें कंडीशनली शॉर्ट टर्म पे आपकी जीन्स चेंज होती है जो कि ट्रांसफ़र नहीं होती। बेसिकली शायद मैं इतना अच्छे से समझा नहीं पा रहा, बट जो मैकेनिज़्म है ये फॉल्टी है। और सबसे ज़्यादा जो क्रिटिसिज्म है नेचुरल सिलेक्शन पे आता है, इसके अल्टरनेटिव्स जो हैं बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, नियो म्यूटेशन, नियो मार्किज्म, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग एट्सेट्रा, ये अल्टरनेटिव मेथड्स दिए मैंने नेचुरल सिलेक्शन। जिसमें मैंने इनिशियली किया था नेचुरल सिलेक्शन और ट्री ऑफ लाइफ जो है वो आपके मेन चीज़ें हैं। नेचुरल सिलेक्शन का मैंने आपको ये दे दिया, ये और अल्टरनेटिव्स हैं। ये भी, इनमें भी फ्लॉज हैं, शायद यही कुछ में यही फ्लॉज होंगे, लेकिन नेचुरल सिलेक्शन इट्सेल्फ जो है काफ़ी शेकी है, काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिकली स्पीकिंग। शायद मैं भी सही तरह नहीं समझ सका इनमें से होमोलॉजी और नेचुरल सिलेक्शन, सच्ची बात है। नेचुरल सिलेक्शन के लेकिन ऑल्टरनेटिव ज़्यादा, क्रिटिसिज्म ज़्यादा है, जो बेसिक मैंने थोड़ी बहुत समझ आई वो मैंने समझाने की कोशिश की। तो ये आपकी हो गई नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर। उसके अलावा भी साइकोलॉजिकल चीज़ें भी आती हैं। फॉर एग्जांपल इंसान का कॉन्शियस माइंड है और वर्ल्ड लिविंग है। ये जो आपकी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, ये लाइफ कैसे आई इसके नहीं एक्सप्लेन कर सकती कि नथिंग से लाइफ कैसे आ गई। और कॉन्शियस माइंड, हमारे माइंड को कहा जाता है कॉन्शियस माइंड, ये एग्जिस्ट करता है, ये कैसे आया फ्रॉम पत्ता, बिकॉज उनके हिसाब से तो पत्ता और इंसान एक ही जगह से आए हैं। तो पत्ता क्यों नहीं कॉन्शियसली इवॉल्व हुआ? हो सकता है वो भी कॉन्शियसली इवॉल्व हम बात ना कर सकते हैं, बट साइंटिफिकली प्रूव नहीं हो सकता। सो ये हैं कुछ चीज़ें, आर्ग्यूमेंट्स जो कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के अगेंस्ट जाते हैं, डार्विन की। और इसके बावजूद मैं बोलूँगा कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थ्योरी है ऑफ एवोल्यूशन, एग्जिस्टेंस, चीज़ें कैसे आई, वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ही है, ठीक है। लेकिन ट्री ऑफ लाइफ ज़रूरी नहीं है। वेब ऑफ लाइफ के ऊपर भी बात होती है साइंटिफिक कम्युनिटीज़ में। लोग जो हैं डार्विन की थ्योरी को रिलीजन की तरह मानते हैं, ये मेरा चौथा पॉइंट। और मैंने आपको काफ़ी डिस्प्यूटेबल चीज़ें दे दी। सबसे इम्पोर्टेंट तो फिलोसफी ऑफ साइंस है, उसके अलावा उनके 4 एजम्पशंस हैं, उनमें से 3 के ख़िलाफ़ मैंने आपको अलग प्रूफ्स दे दिए कि दे एग्जिस्ट बट दे ऑल्सो डोंट एग्जिस्ट। तो उनको आप वेहमेंटली जब तक आप प्रूफ नहीं कर सकते, इनके प्रॉपर आप साउंड एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते, इनके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स दिए, तब तक आप इनको बोल नहीं सकते कि ये स्ट्रॉन्ग एजम्पशंस हैं। तो इसीलिए थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इज़ जस्ट अ थ्योरी एंड नॉट अ लॉ, बिकॉज उसमें काफ़ी सारी एजम्पशंस हैं और वो एजम्पशंस भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है उनमें से कुछ। और दैट्स इट आई गेस। थैंक यू। आई होप आप लोगों को कुछ समझ आया होगा, नहीं आया हुआ तो भाई गूगल कर लेना, ये चीज़ें गूगल से आप लोगों को आराम से मिल जाएंगी। हम लोग का मसला ये है, हम लोग सीखते नहीं हैं, हम लोग पढ़ते नहीं हैं। सो थैंक यू।